ਕਾਲ ਨਮਸਤੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਏਮਸ ਨੂੰ ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਤਨ ਗੁਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਾ ਹੈ। ऐसे तो अगर मैं प्रोफेसर रतन गुप्ता बारे कहूँगा, जो तुम गूगल पर भी जाओगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। प्रोफेसर रतन गुप्ता एक बहुत अकम्पलिश्ड पीडियाट्रिशियन है, जिन्हों ਦੀਆਂ उपलब्धियां बहुत ज़्यादा है। जिस तरह के सफदरजंग हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो 400 बेडेड पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट डिवेलप करना, सफदरजंग हॉस्पिटल पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना अपने आप च एक उपलब्धि है। पहला पीडियाट्रिक डायलिसिस सेंटर डिवेलप करना, ICU के बैड्स डिवेलप करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उस उपलब्धि नाल सर सानू एक मार्गदर्शन और एक लीड करने लिए आ रहे हैं। तो जो भी थोड़े आपस कुछ प्रश्न है, जो भी हैं सर उन्होंने क्लैरिफाई करेंगे। और मैं सर को कहूँगा कि प्लीज़ सर, मैं यहाँ आने से पहले सफदरजंग हॉस्पिटल में सज्ञ हूँ। मैंने अपना सारा समय दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में बिताया है और भारत सरकार ने मुझे एक बहुत ही बहुमूल्य मौका दिया है कि मैं बठिंडा आऊँ और यहाँ पर सेवा करूँ। मेरी सबसे पहली बात है कि मैं यहाँ सेवा करने आया हूँ। 2 दिनों में मैंने जो एम्स बठिंडा देखा तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने कम समय में 6 साल में सारे डिपार्टमेंट डेवलप हो गए हैं। और इसके लिए यहाँ की जो एक टीम है तो काफ़ी यंग और एनर्जेटिक टीम है, और उसमें ब्लेंड है सीनियर लोगों का, डॉक्टर राजीव सर का। और हम सभी लोग ने देखा यहाँ पर कि सारे डिपार्टमेंट को 6 साल में डेवलप कर लेना और उसके बाद इतनी अच्छी सेवाएं प्रदान करना बहुत बड़ी बात है। तो उसमें मैं आया हूँ। जो यहाँ की अब तक जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और मुझे इसे और आगे ले जाना है। एम्स एक जनरल हॉस्पिटल नहीं होता है, एम्स एक एपेक्स बॉडी होता है। जैसे दिल्ली में हमारा एम्स है, हम सफदरजंग वाले भी एम्स के तरफ देखते हैं। जो चीज़ डायग्नोज नहीं हो पा रही है, जो कि ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें और उससे आगे की सुविधाएं चाहिए, हम एम्स की तरफ देखते हैं। तो उसी तरह से पहले से हमारे पास एक PGI है और हम चाहेंगे उसी तरह से हम इस अस्पताल को डेवलप करें, जहाँ पर जो सारी सुविधाएं हों जो कि हमारे एम्स में है। और इसके लिए भारत सरकार ने मुझे बोला है कि आप जाइए, वहाँ एक बहुत अच्छी टीम है, टीम को भी एक्सपेंड करिए, सर्विसेज को भी एक्सपेंड करिए। वो हर चीज़ के लिए भारत सरकार ने मुझे खुली छूट दी है कि आप बिल्डिंग्स को बढ़ा लीजिए, आप हॉस्टल बढ़ा लीजिए, आप बच्चों के लिए और सुविधाएं करिए और इसको इस तरह से कर दीजिए कि जो रीजनल एम्स में हमें इसे टॉप पर ले जाना है। तो बहुत ज़्यादा बोलने से बेहतर होगा कि बहुत ज़्यादा मैं काम करूं। और मैं एक अपनी बात में एक बात कहूँगा कि गुरु नानक जी की एक है कि एक तीन चीज़ें जो आप सभी हमसे बेहतर जानते हैं। नाम जपो, हम सभी नाम जपते हैं। दूसरा बात क्या है, किरत करो, खूब मेहनत करो। तो हम सभी लोग मिलकर खूब मेहनत करेंगे। वन चको हम यहाँ क्या करेंगे, हमारी जो एक्सपीरियंस है, हमारी जो नॉलेज है, हम जो इतने सालों तक सीख के आए हैं, हम अपने स्टूडेंट को देंगे। तो एक पक्ष इलाज करना है, दूसरा पक्ष है पढ़ाना है और एक ऐसी नई टीम बनानी है जो पूरे देश में फैले। अभी MD की पढ़ाई हो रही है, हम लोग मिलजुल के, ये जो हम सारे लोग मिल के हम DM की पढ़ाई, MCH की पढ़ाई और सारी चीज़ों को बढ़ाएंगे। सेम विथ नर्सिंग केयर। थर्ड पार्ट मेरे विजन का है कि हम 100 एम्स भी खोल लेंगे ना तो भी मोर्टेलिटी कम नहीं होगी। हमें आउटरीच सर्विस, हमें गाँव में जाना होगा, हमें कैंप लगाना होगा। तो हम सभी लोग मिलके दिन रात मेहनत करेंगे और उसे जो विश्वास सरकार ने मुझे पर सौंपा है, जो सर ये कह रहे हैं, सर का बड़कपन है इतनी बड़ी बात मेरे बारे में कह रहे हैं। डायलिसिस, पीडियाट्रिक डायलिसिस स्टार्ट करने में केवल एक विल पावर चाहिए, इंटेंट चाहिए कि हम करेंगे। अभी डिपार्टमेंट में सारे बच्चे जो अभी यहाँ पर आए हैं सब एम्स PGI के 60-70% है। उनको हमारे जो सीनियर लोग हैं उनका बहुत अच्छा मेंटरशिप हो रहा है। तो आने वाले समय में बहुत जल्दी मैं आपको फिर बुलाऊंगा और एक नई चीज़ जो करने जा रहे हैं हम लोग कि तो नवजात शिशु की सुविधाओं को एक्सपेंड करेंगे। क्योंकि अभी केरल में जो मोर्टेलिटी कम कर दिया और अमेरिका से भी कम 6 पे ला दिया,
उसके पीछे यही था कि उन्होंने नवजात शिशु की सेवाओं को विस्तार किया और वन बाय वन हम धीरे धीरे सब चीज़ों को बढ़ाते रहेंगे। मेरा ओपनिंग रिमार्क यही है। अब आप लोग कुछ मुझसे और जानना चाहें तो पूछें। सर नियोनेटल के लिए क्या प्लान है, कहाँ व्हाट इज रिक्वायर्ड? न्यूनेटल के लिए के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होती है इनबॉर्न, जो बच्चे यहाँ जन्म हुआ, और एक होती है आउटबॉर्न, जो कहीं और अस्पताल में जन्म हुआ, उनको क्रिटिकली सिक बच्चों को लाया गया। और ये बच्चे जो होते हैं ना, बड़े नाजुक होते हैं, अगर इमीडिएट केयर नहीं दिया जाए तो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनबॉर्न के लिए हमने पहला, आज कल शाम में हम बैठ के, मैं और सर और जो लज्जा मैडम ने ये डिसाइड कर लिया है कि इनबॉर्न को पहले हम एक्सपैंड कर देते हैं। अभी अगर 14 बेड है तो उसको मिनिमम 20 बेड पर ले जाते हैं। और इनबॉर्न में चूंकि हमारे यहाँ जो डिलीवरी होती है, मोस्ट केसेज जो है वो रेफर्ड होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उनके बच्चे भी बहुत सिक होते हैं, वेरी लो बर्थ वेट, कॉन्जेनिटल मैलफॉर्मेशन। तो उनके लिए हमने प्लान कर लिया है। हम आज दोबारा मीटिंग करेंगे, सर से मेरी बात हो गई है, और हम मिल के पहले इनबॉर्न सर्विसेज को एक्सपैंड कर देंगे, सो दैट हम यहाँ जो माएँ आ रही हैं उनके बच्चों का हम अच्छे से पहले सेवा करें। सेकेंड स्टेप में हम जाएंगे आउटबॉर्न के लिए, क्योंकि 785 बेड हमारे पास है ना, तो आउटबॉर्न के लिए भी हम लोग बात कर रहे हैं कि जो बच्चे बाहर से आते हैं तो उनके लिए भी हम सर्विसेज एक्सपैंड करें। तो सर जो रूरल आउटरीच कह रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्लान आपने? सर ऑलरेडी हमारी जो पीएसएम डिपार्टमेंट है वो कैंप लगाती है, तो कैंप में ही कोई हम लोग थोड़ा और स्ट्रेंथन करेंगे। जब तक कैंप में मैं नहीं जाऊंगा एक बार और हमारे साथी लोग नहीं जाएंगे तो तब तक उसका विस्तार नहीं होगा। एक ये है ना कि एक हमें, जैसे एक बहुत छोटी सी बात है, ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चों को 6 महीने तक दूध पिलाना है, तो ये माओ तक इस बात को बार बार पहुंचाना है। 6 महीने पर फिर उनको हमें कॉम्प्लीमेंट्री फीड देना है, टीका लगाना है। तो सारी प्रोग्राम भारत सरकार की बनी हुई है, और अगर एम्स जाएगा गांव में, घरों में, उसका ज़्यादा प्रभाव होता है। अगर हम और सर जाएंगे और बोलेंगे हम दोनों आदमी एम्स से आए हुए हैं, तो हमारी थोड़ा ज़्यादा हमारी जो पब्लिक है समझती है। और ये चीज़ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, अभी दिल्ली में एम्स भी इतना बिजी होने के बाद वो भी आउटरीच सर्विस शुरू कर रहे हैं। सर इसके लिए क्या जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज है उनके साथ कोई कोलैबोरेशन से हो सकता है, या फिर एम्स इज कैपेबल? ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੀਐਫਐਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਰਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਰੀਸੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਂਪਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੈਂਪਸ, ਆਈ ਦੇ ਕੈਂਪਸ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਕੈਂਪ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਲਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਫਲੱਡ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਲੱਡ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਅਸੀਂ 2 ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਆ, ਔਰ ਮੋਗਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਸਲਮ ਏਰੀਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਰ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। तो साड़ी आउटरीच प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है। हाँ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ, ਬਟ ਉਹ ਹੈ ਡਿਸਪਾਈਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। जैसे सर ने ਦੱਸਿਆ कि ਅਸੀਂ ਬੈਡਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, और ਅਸੀਂ गांवों तक भी पहुंचाएंगे, और ਅਸੀਂ कैंपेन ਨੂੰ बड़ा विगरसली चलावांगे। सर मेरा एक सवाल है आपसे। मेरा नाम भूषण है जी, मैं अमर उजाला से। 2 चुनौतियां आपके लिए सबसे बड़ी है। एक तो आम लोगों को जो मेडिसिन लिखी जाती है मोस्टली वो ज्यादा बाहर से मिलती है, जैसे कि आपके अंदर अमृत भी है, जन औषधि भी है। तो ये क्या कारण है कि अंदर की मेडिसिन क्यों नहीं लिखी जाती, बाहर की ही क्यों लिखी जाती? उन्होंने लड़के ਜਿਹੜੇ क्या ये कोई बड़ा नेक्सस चल रहा है? अगर ये नेक्सस चल रहा है तो इसको कैसे आप ब्रेक करोगे? देखिए, सबसे पहली बात है कोई नेक्सस नहीं चल रही है। होता क्या है कि हम अमृत फार्मेसी में हम लगभग सारी एंटीबायोटिक, सारी दवाएं रखते हैं, हार्ट की दवाएं, किडनी की दवाएं,
अब नई नई जैसे कैंसर की कुछ दवाएं हैं, कुछ नई दवाएं आ जाती हैं, कुछ नई चीज़ें आ जाती हैं, तो उसमें मैं ये कह रहा हूँ, बात सही है, कुछ दवा बाहर से मंगाया जाता है, लेकिन सारी दवाएं नहीं मंगाई जाती हैं सर। मैक्सिमम सारी मंगाते जी, पता क्या है, 15,000 का ऑपरेशन हो जाता, बाद ये 17,000 की दवाई है। सर ऐसा है ना, अगर ऐसा हुआ है ना, जी। तो हम यहाँ पर 4 लोग बैठे हुए हैं, आपसे वादा करते हैं कि हम उसे बंद करेंगे। लेकिन सर अमृत फार्मेसी में बहुत सी दवाएं हैं सर, आप जितनी लोकल एंटीबायोटिक बोलिएगा। बाहर वाले के लड़के अंदर खड़े हैं जी, बाहर यहाँ से पर्ची पकड़ते हैं, बाहर ले जाते हो। क्वेश्चन को नहीं समझ। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, जो आपके एम्स के डॉक्टर साहबान हैं, वो ज्यादातर मेडिसिन बाहर की ही लिखी जाती है, और वो मेडिसिन वो लिखते हैं जो अंदर अमृत में नहीं होती या जन औषधि में नहीं। ये पता चला भी प्रोडक्ट खुद के बनाए हुए हैं इन्होंने। सर वो मेडिसिन किसी और शॉप से भी नहीं बाहर है, वहाँ मिलता, से एक शॉप से मिलता है जो मेन रोड पे है मेडिकल स्टोर, वहीं से अवेलेबल है। शहर में आपको कहीं से कहीं से नहीं मिलेगी, यहीं से मिलेगी, बस बाहर से वो लोगे तो मिल जाएगी, अंदर नहीं मिलेगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 10 तारीख से ये अगर ऐसा हो भी रहा है, ये नहीं होगा। अभी हमारी खुद की सेंट्रलाइज फार्मेसी स्टार्ट हो गई है, जिसमें हमारे पास कोई भी दवाई जो बाहर की है इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिसिबल होगी ही नहीं। अपना खुद का इंटरनल मैकेनिज्म जो पहले नहीं था, वो अभी MS सर की निगरानी में वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। डायरेक्टर सर ने उसका गो हेड दे दिया है, स्टॉकिंग चल रही है, और अगले 7 से 10 दिन के अंदर कंप्लीट सेंट्रलाइज कंट्रोल सेंट्रल फार्मेसी द्वारा होगा। किसी पेशेंट को किसी दुकान में जाने की आवश्यकता होगी ही नहीं। उस पेशेंट की रिक्वायरमेंट इंस्टीट्यूट खुद ला करके उनके पास ला के देगा। ये मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ। एक मामला सामने भी आया, मैं आपको बता देता हूँ, वो सिविल हॉस्पिटल का, चलो, लेकिन होता भी ऐसे ही है। आपकी बात मैं मना नहीं कर रहा हूँ प्रोक्योरमेंट के समय जी, मेडिसिन प्रोक्योरमेंट का जो होता है, ऑनलाइन शो करती है कि आपके पास स्टोर में ये मेडिसिन अवेलेबल है जी, बट उसको आगे रिलीज नहीं किया है। मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि हम इस चीज को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं और जल्दी ही ये प्रोसेस इंप्लीमेंट हो जाएगा। हमारी कोशिश 10 तारीख से है, धीरे धीरे इसको इंप्लीमेंट करा रहे हैं। दूसरा अखबारों में भी इशू आया है कि डॉक्टर लगातार छड़ के जा रहे हैं मेरे ख्याल पहला शायद गल हो चुकी है कि ਉਹਦਾ रीजन की है कि लोगों ने नीड बड़ी हैगी एम के उत्ते। देखिए सर, उसके पीछे बहुत सी कारण हैं। ये सवाल मुझसे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ने पूछा था कि डॉक्टर 20% डॉक्टर की छोड़ के जाते हैं। सर यहाँ पर जो डॉक्टर्स आते हैं ना, हमारे साहब ऑर्थोपेडिक सर्जन है, हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, तो इनके लिए थोड़ी बहुत हाउसिंग की प्रॉब्लम है। उसके लिए हम तीनों ने मिलकर डिसाइड कर लिया है, टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। दूसरी बात है कि इनके छोटे बच्चे होते हैं, तो जब तक कंपाउंड के अंदर एक अच्छी इनके बच्चों के लिए एक प्ले स्कूल नहीं होगी, एक क्रैच नहीं होगी, और कोई अच्छा सा ये सब चीज़ों की चाहिए। प्लस जब बच्चे PGI से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, चेन्नई से आते हैं, सब जगह से आते हैं, तो उनके लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए उनके परिवार के लिए, वो हम डेवलप कर रहे हैं। और उसको आप देखिएगा आने वाले समय में हम ऐसा बना देंगे कि बच्चे इस कारण छोड़ के ना जाए। एक और बात होती है जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हस्बैंड का हो गया न्यूरोलॉजी में, वाइफ का नहीं हुआ बायोकेमिस्ट्री में, तो फिर वो अप्लाई करते रहते हैं, जहाँ दोनों को तवा चले जाते हैं। तो मल्टीपल रीजंस होते हैं, लेकिन जो सुविधाएं डॉक्टरों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि दे आर द मैंने ब्राइटेस्ट ब्रेन ऑफ द कंट्री, यंग बच्चे हैं जो DM और MCH करके और बड़े बड़े जगहों से आते हैं। इनके लिए जो सुविधाएं चाहिए एम्स ने डिसाइड किया है, वो सारी चीज़ों को हम करेंगे। आपने एक सर बहुत बड़ा बात बोली थी दवाओं के बारे में, मैं चाहूँगा कि हमारे MS साहब उसको क्लेरिफाई कर दें कि कैसे उसको रोकेंगे। देखिए ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60% ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦਾ, 40% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਸਟ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਬੈੱਡ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੋਰ 'ਚ ਫਾਰਮੇਸੀ 'ਚ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। पेशेंट वास्तव ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ OPD ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਆ,
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਪੀਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਓਪੀਡੀ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਤੋਂ ਜਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਐਮਐਸ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਣੀ ਸੁਣੀ ਗੱਲਾਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਉੱਥੋਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਬੀਕਾਸੂਲ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਕਾਸੂਲ ਹੀ ਲਿਖਦਾ। ਬੀਕਾਸੂਲ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 28 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਕੈਪਸੂਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹੀ ਸੁਪਰਾਡਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 4 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੋਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ 4 ਰੁਪਏ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ 28 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਤੇ। तो ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ से करके भी तसल्ली नहीं कि 10 रुपए वाला। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਡੀਐਮਸੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਝੋ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀਕਾਸੂਲ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, उसमें भी करना, उन्हें समझाना है। ਹੁਣ ਬੀਕਾਸੂਲ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਸਿੰਗ ਪਾਤੀ, ਬੀਕਾਸੂਲ ਪਲੱਸ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਬੀਕਾਸੂਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਸੁਪਰਾਡਿਨ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਪਰਚੀ ਤੇ ਸੁਪਰਾਡਿਨ ਬੀਕਾਸੂਲ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਊਟਡੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਔਨ ਦ ਬੈਡ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਤਬ ਸੇ ਬੱਚੇ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ? ट्रॉमा सेंटर की जो है, एक इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर की मिनिस्ट्री से भी बार बार हमें कहा जा रहा है। तो हमने जो प्रपोजल बना के भेजा था, उसमें मिनिस्ट्री कुछ चेंजेस चाहती है, वो हम लोग नेक्स्ट वीक तक बना के भेज देंगे। और हमारे जो सुपीरियर उन्होंने बोला है कि विद इन 1 मंथ तो पास होके आ जाएगी। और देखिए सर, बहुत चीज़ें हैं ना, आप भी समझिए, ग्राफ ऑफ पेशेंट जो है ना, ट्रॉमा, इस सब चीज़ों का बेहतर तरुण बताएंगे। इस तरह से बढ़ गया है यहाँ पे। तरुण, आप इस क्वेश्चन को आप लीजिए। जैसे कि हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि इस एरिया में ट्रॉमा का वर्कलोड काफ़ी है। एक तो आसपास काफ़ी हाईवे होने के कारण, और एक भी गवर्नमेंट सेटअप में हमारे पास कोई अच्छा ट्रॉमा सेंटर या कोई बड़ा हॉस्पिटल इस तरह का नहीं है। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डील करते हैं ट्रॉमा के पेशेंट्स को, लेकिन मल्टी स्पेशलिटी ना होने के कारण और कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज ना होने के कारण एक बड़े क्षेत्रफल से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। सर ये आप बताएं ना कि लोड बहुत बढ़ गया आपका। हाँ जी, आपका लोड बहुत तेजी से बढ़ने लगा ना, क्योंकि एम्स है, ट्रॉमा के पेशेंट हर जगह से यहाँ पर आ रहे हैं। तो उस प्रोपोर्शन में हम एक अलग से ट्रॉमा इमरजेंसी बनाने जा रहे हैं, जिसपे हम वहाँ पर सारी सुविधाएं लाएंगे। सर मैं शुरू में जो बोला था ना, 6 साल हुए हैं अभी, थोड़ा और समय लगेगा। और जितना हम बढ़ा रहे हैं उस हिसाब से उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पेशेंट लोड बढ़ रहा है हमारे यहाँ। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। और जो ये है, हम अगली बार जब मिलेंगे ना, तो आपके साथ हम आपको मिठाई खिलाएंगे, इसलिए कि कुछ करके ही मिलेंगे आपसे आप। तो सर जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है ट्रॉमा सेंटर का, इसका कैसे कंसेप्चुलाइज करें कि कितना इसमें कैपेसिटी बेसिकली बताइएगा। देखिए, हमारा एक स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी में हमारी ट्रॉमा सेंटर की अप्रूवल ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, उनके कुछ ऑब्जर्वेशन रिजर्वेशंस थे, तो इसलिए उन्होंने भेजा था। हमारा एक मल्टी स्पेशलिटी ट्रॉमा सेंटर होगा जो हमने प्रपोज किया है, जहाँ पे हर डिपार्टमेंट की फैसिलिटी विद ओटी एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटी विल बी अवेलेबल। उसको बेड कैपेसिटी को लेकर के थोड़ा मिनिस्ट्री के क्वेरी थे, जो हमने अभी जस्टिफाई करके भेजा है, तो डायरेक्टर सर ने बताया। एंड CPW द्वारा हमने प्रपोज किया है, बनने का समय उसमें मिनिमम 2.5 साल है। और उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्दी उसका अप्रूवल आ जाएगा और काम स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक जो पेशेंट इमरजेंसी आता है उसको ट्रीट नहीं होता जल्दी इमरजेंसी। देखिए, इमरजेंसी जो हमारी है उसमें 28 बेड, सर शायद बताएंगे। देखो ऐसा है कि हर चीज में इवॉल्व होते ना टाइम लगता है। पहले देखो साढ़े को रेजिडेंट भी घट सीगे, नाउ वी हैव एडिक्वेट स्टाफ, वी हैव एडिक्वेट टीम्स, है ना, डॉक्टरों की रिक्रूटमेंट भी हुई। साडी कोशिश है कि जिस तरह ही पेशेंट एमरजेंसी चाहे ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਇਮੀਡੀਏਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 25 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਅਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਡ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ 70 ਤੋਂ 80% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਰੈਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਇਆ, ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਈਸੀਯੂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲੋਡ ਰੋਜ਼ ਦੇ 100 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, 100 ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਥੋੜੇ ਬੈੱਡ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰਨੀ। ਸਰ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੋਕਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਟਰਾਮਾ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ, 25 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਬੈੱਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ, ਸਾਡਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਬੈੱਡ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਏਮਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਤੋਂ ਦੋਗੇ, ਵੀ ਡਿਡਨਟ ਆਸਕ ਫॉर ਐਨੀ ਹੈਲਪ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਟੀਚਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਡਾਕਟਰ ਤਰੁਣ, ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਾਕਰ, ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੀ ਟੀਮ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਐਮਐਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ 50 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਡਨੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕਸੈਸਫੁਲ? ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਣਾ ਔਰ ਸਿਖਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਮੈਨੀਟਰ ਟੀਮ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ 25 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਟੀਮ ਨੇ ਆਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੀਟਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਮੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।